वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। अमरीकी डॉलर के रेट पर लगी हदबंदी खत्म होने से डॉलर बेकाबू हो गया है। डॉलर पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक मार्केट के इख्तिताम पर अमरीकी डॉलर 24 रुपए 54 पैसे के इजाफे से 255 रुपए पर बंद हुआ है, 43 पैसे पर बंद हुआ है। दूसरी तरफ IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए अमरीका से मदद तलब की है, मगर साथ ही अरकान पार्लियामेंट के लिए मुख्तस फंड्स में 30% इजाफा भी कर दिया है और वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स को 84.5 करोड़ रुपए की ज़िमनी ग्रांट की मंजूरी दे दी है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है ये कैसे वक्त में हो रहा है जब फाइनेंशियल टाइम्स जैसे इदारे ये लिख रहे हैं कि पाकिस्तानी मईशत तबाही के दहाने पर है। अब सवाल यह है कि क्या वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसी नाकाम हो गई है। डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया नसीम सिद्दीकी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपके जानिब आऊंगी। वो डार साहब जो ये दावा करते थे कि डॉलर को 200 से नीचे लेकर आएंगे, उन्हीं डार साहब के दौर में जो सूरत हाल बनी है वो आप सबके सामने ही है। क्या लगता है 5 साल लंदन में रहते रहते डार साहब भूल गए हैं मौशी पॉलिसियां? देखिए, उनके आने से पहले मैंने आपसे अर्ज किया था कि बहुत एक्साइटेड हैं। उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है कि मुफ्ता इस्माइल साहब जो हैं वो वजीर खजाना बने हुए और फैसले कर रहे हैं। इम्पॉर्टेंट बात ये फैसले कर रहे हैं और फैसले भी अहम फैसले। IMF से बातचीत हो रही है, ये हो रहा है और मुफ्ता इस्माइल ने ठीक ठाक काम शुरू किया था और जो जैसी भी गाड़ी थी उसको पटरी पे लेकर आ गए थे वो, लेकिन उनके खिलाफ बयानात, उनके खिलाफ कॉलम, उनके खिलाफ इंटरव्यूज़ और आखिरकार वो लैंड कर गए पाकिस्तान में ये कहते हुए कि जहाज़ में कदम रखते ही मेरे डॉलर की कीमत नीचे आ गई है। तो लोगों ने कहा भाई डार आया डॉलर लाया, लेकिन आज जो सूरत हाल बन रही है वो ये आई है कि डार हार गया, मुफ्ता जीत गया और डॉलर की ऊंची उड़ान। सूरत हाल ये है कि 98 में हमारे यहाँ मुल्क में सबसे बड़ा डिवैल्यूएशन हुआ था रुपए का और उसके बाद दूसरे नंबर पर आज हुआ है। आज हमारा रुपया 9.6% डिवैल्यू हुआ है सिर्फ इस वजह से कि हमने गुज़िश्ता 4-5 महीने में बहुत गलत पॉलिसी अख्तियार की। हमने लोगों को इरिटेट किया, हमने डोनर्स को गुस्सा दिलाया, हमने जो लोन देते थे हमको उनसे ताल्लुकात सही नहीं रखे, उनसे कहा आई डैम केयर अबाउट यू। तो जब आप कर्जा ले रहे हो, कितने कशकोल आपने फैलाया हुआ है, तो देने वाला ही, लोग बुरा मानते इस बात का, देने वाला ही इस बात का हकदार होता है कि वो क्या देगा या देगा या नहीं देगा। तो उसके बावजूद अच्छा फिर आपको ये जोम था कि आप तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनसे आपके ताल्लुकात बहुत शानदार हैं। आप जाएंगे तो लोग चेक लिए हुए खड़े हुए होंगे या पैसे ट्रांसफ़र हो चुके होंगे, वो सब कुछ हुआ नहीं। आपकी मार्केट बैठ गई, आपका अपने जानबूझ के आपने पॉलिसी रेट और मार्केट रेट उसको काबू में रखने की कोशिश की। नैरो एली में, तंग गली में रखा आपने रेट को, रुपए की कीमत को, और कहते थे कि हमने मार्केट वैल्यू पर रखा हुआ है। ये गलत था। IMF ने भी इस पर इतराज़ किया। IMF का बड़ा इतराज़ इसी बात पे था ना कि आपने डॉलर को फ्री नहीं किया, फ्री रन नहीं दिया हुआ है उसको। आज आपने उसको फ्री रन दिया और उसने आपको दिखाया कि आपकी असल कीमत क्या। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था कि रुपए की असल कीमत 250 से 300 रुपए तक है, डॉलर की असल कीमत, और यही बन रही है, यही बनेगी, क्योंकि हमने इतना नुकसान पहुंचा दिया है अपनी मईशत को, अपनी एक्सपोर्ट को, अपने रिमिटेंसेस को। अब इसमें एक फ़ायदा ये होगा, चले वो हो गया, फ़ायदा ये होगा आपकी रिमिटेंस बढ़ जाएंगी, आपका हुंडी का जो कारोबार है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ओपन मार्केट और बैंक रेट तकरीबन बराबर हो गया है, इंटर बैंक रेट जी, और काला बाजार कम होगा, रेमिटेंस एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट में इजाफा होगा आपका, तो उससे और पैसे आपके पास, डॉलर आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। जो 3 CEO से मेरी आज बात हुई है और तीनों के तीनों इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये बुरा फैसला है लेकिन बहुत अच्छा फैसला है। ये देर से हुआ है लेकिन चले हो तो गया, और इसके बाद पाकिस्तान को IMF से भी मुआहदा हो सकता है, और उसके बाद जो आपके ब्रादर ममालिक हैं
ब्रादर कंट्रीज हैं, वो आपको जो वादे उन्होंने किए हैं वो पैसे आपको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब इस सारे मामले में अवाम का क्या हाल होगा ये तो अब हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं बखूबी। इससे शायद 35 से 40% महंगाई मैंने कल भी कही थी, अगर ये नहीं होता तो 70% होता। ठीक है, मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप कहते थे इसहाक डार साहब आएंगे सब ठीक हो जाएगा, आपने कॉलम्स लिखे, आपने प्रोग्राम में भी हमें कहानियां सुनाई कि डॉलर 170 पर आ जाएगा, लेकिन ये तो कहानी उल्टी हो गई। हाँ, उल्टी हो गई। और हमारा ख्याल था लेकिन कि ये डॉलर जो है ये नीचे आना भी चाहिए। देखें, ये बड़ी गलत बात है कि हमने अपनी करेंसी और अपना स्टेट बैंक IMF को लिख कर दे दिया है और हम उसकी डिक्टेशन लेने पर मजबूर हैं कि हम ना अपनी करेंसी पर कंट्रोल कर सकते हैं ना अपने स्टेट बैंक को कंट्रोल कर सकते हैं। और हमने दोनों चीज़ें अपने हाथ से लिखकर IMF को दे दी हैं कि हमारी करेंसी का रेट भी तय करने का तरीका IMF तय करेगा और हम अपने स्टेट बैंक को अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल भी नहीं कर सकेंगे। मतलब टेक्निकली दोनों चीज़ें इस वक्त जो हमारी सॉवरेनिटी की मिसाल हैं, एक सॉवरेनिटी की मिसाल आपका अपना स्टेट बैंक होता है कि आज जो हुकूमत की मिल्कियत होता है, और एक सॉवरेनिटी की मिसाल उसका झंडा या उसकी करेंसी होती है जो मुल्क की पहचान होती है। अगर ये आपकी करेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी करेंसी आपका बैंक आपके कंट्रोल में नहीं है और आपने ऐसी कानून साजी कर दी है और ऐसे मुआहदे लिख दिए हैं जिसके नतीजे में आपकी करेंसी और आपका बैंक आपके हाथ से चला गया है, तो टेक्निकली सॉवरेनिटी चली गई है। मैं कोई बात करूंगा तो फिर वो फुटबॉल मैच वाली नसीम सिद्दीकी साहब बात कर देंगे कि बात फुटबॉल मैच वाली हो जाती है। लिहाजा मैं ये नहीं कहना चाहता कि ये मुआहदा किसने किया, कैसे किया, किसने दस्तखत किए इसके ऊपर, और हम इस गिरदाब में कैसे फंसे हुए हैं। जिन्होंने दस्तखत किए उन्होंने भी खुद 2 दफ़ा तोड़ा, इस गवर्नमेंट ने भी 2 दफ़ा तोड़ा, पहले आते ही तोड़ा, फिर मिफ्ता ने जोड़ा, फिर तोड़ा, अब फिर जोड़ा, क्योंकि ये एक ऐसा मुआहदा है जो किसी हुकूमत के लिए भी पूरा करना जो है वो ज़हर कातिल बन गया हुआ है। मैं आप ये कहें कि जिन्होंने किया था वो बड़े शानदार तरीके से पूरा कर रहे थे, जिसने तो जो किया उनके लिए भी मुमकिन नहीं था। लेकिन डार साहब भी बड़े पुरुमीद नजर आ रहे थे, आप भी उतने ही पुरुमीद नजर आ रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि डॉलर ने डार पर वार कर दिया? डॉलर ने डार पर वार कर दिया क्योंकि हमारे यहाँ लोगों ने डॉलर को पाकिस्तान पर तरजीह दी। हमने डॉलर घरों में, नासिर बेग चुगताई साहब पिछले 8 प्रोग्रामों से चिल्ला रहे हैं कि लोगों ने घरों में डॉलर छुपा के रख लिए हैं, मार्केट से गायब हो गए हैं। लोगों ने डॉलर में अपनी रुपए की करेंसी को डॉलर में तब्दील करके घरों में रख लिया है कि ये बढ़ेगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अब वो निकाल लेंगे जब बढ़ जाएगा, और आपने घर बैठे मुनाफा कमा लिया। ये तो हमारे इज्तिमाई कौमी बिहेवियर की अक्कासी है कि हमने जो अगर लोगों ने घरों में रखा भी, लेकिन सवाल तो फिर ये भी पैदा होता है ना कि कौन रोकेगा इस सबको, कौन रोकेगा, ये भी तो एक सवाल है। हुकूमत तो ही नहीं किया है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ज़ुनैना, आपके जानिब आऊंगी। डार आया, डॉलर लाया से हार गया डार, जीत गया डॉलर तक कुछ ज्यादा वक्त नहीं गुजरा। आपके ख्याल में गलतियां कहां पर हुई? सबके सामने है 24 रुपए एक दिन में और 60% इन्फ्लेशन क्रॉस कर गई है। और ग्रे मार्केट में हम चले गए, हम ऑपरेट करते रहे पिछले सारे 7-8 महीने ग्रे मार्केट में। हुंडी हवाला वापस आ गया और रेमिटेंसेस रोल बैक कर गई। इंपोर्टर एक्सपोर्टर इसका ट्रस्ट हमने लूज़ कर दिया। तो ये बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो आप चाहे IMF में जाएं या ना जाएं, इनको दोबारा गेन करना जो है ना, ये बहुत मुश्किल होता है। बिकॉज इकोनॉमी भी सेंटिमेंट्स पे चलती है कि आपको क्या रिपल इफेक्ट आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट की तरफ से, कितना इनकरेजिंग और इनेबलिंग एनवायरनमेंट मिल रहा है। तो हमने तो इस सारे टाइम में लोगों को ये बताया है कि वी आर लीस्ट बॉदर्ड कि आपको LCs मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं, आपका सामान कहीं पड़ा हुआ ख़राब हो रहा है, इंपोर्ट्स पड़ी नहीं है, तबाह हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, एक्सपोर्ट का क्या हाल। हमने टोटली मैसेज को छोटे ताजर से लेके बड़े ताजर तक यही मैसेज दिया है कि आपको गवर्नमेंट को आपकी कोई परवाह नहीं है। अब इसका पॉलिटिकल एंगल अगर देखें तो जाहिर है पीछे हर चीज़ के पॉलिटिक्स होती है, पाकिस्तान में स्पेशली पॉलिटिक्स होती है।
डार साहब ने नवाज शरीफ को कन्विंस किया कि मिफ्ता इस्माइल जो IMF के पास जा रहे हैं उसकी कतन ज़रूरत नहीं है। ना सिर्फ ये कि हमारा अवाम के सामने ये इमेज जाएगा कि हम भी उनके पास गए हैं और महंगाई बढ़ी है, लेट मी गो टू पाकिस्तान, टेक कंट्रोल ऑफ द थिंग्स, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि IMF के पास जाए बगैर मैं इकॉनमी को वापस पटरी पे लेके आऊँगा। ये यहाँ तशरीफ़ लाए और इन्होंने, शहबाज शरीफ ने भी वही किया, इन्होंने भी यही किया। इन्होंने आते ही फोकस किया अपने केसेस ख़त्म कराने पे, अपनी मुंजमद जो इनकी असासे थे और जो इनकी जायदादें थी उनको रिलीज़ कराने में अपने आप को सेफ किया इन्होंने सबसे पहले। उसके बाद इन्होंने आंखें दिखाई IMF को ऑन द बिहाफ ऑफ द कंट्री, और क्रेडिट रेटिंग कंपनीज जो थी फिच और मूडीज़, उनके साथ जिस टोन में इन्होंने बात की, ये पता नहीं किस जोम में थे, आई फेल टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद ये उनको ये रियलाइजेशन कराते रहे, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। और नवाज शरीफ वहाँ से बैठ के कॉन्स्टेंटली ये कहते रहे कि आप जितना टाइम गुजारेंगे उतना ही हमारे लिए प्रॉब्लम होगी, एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। सो ये वहाँ से भी झूठ बोल के आए, इन्होंने अपनी पार्टी को भी डैमेज किया, इसने हमारी इकोनॉमी को भी डैमेज किया। अगर फ़ायदे में रहे हैं तो सिर्फ इनकी अपनी ज़ात। यही चीज़ शहबाज शरीफ ने की। उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जाके जब वज़ारत उज़्मा संभालूंगा तो हम अप्रैल के महीने में उसी महंगाई के रेटरिक की बेस पे इलेक्शंस करा देंगे। तो भाई साहब आप मुझे इजाज़त दे दें कि मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। भाई साहब ने इजाज़त दे दी, गो कि वो अपने भाई को बड़ी अच्छी तरह जानते थे। तो भाई साहब ने भी यही किया कि यहाँ आके अपने सारे केसेस, सुलेमान के सारे केसेस, हमज़ा के सारे केसेस जो बड़े सीरियस केसेस थे और वो सारे दुरुस्त केसेस थे, उनको फ़ौरन ख़त्म कराया। नैब अमेंडमेंट्स जो करनी थी की, अगर कुछ नहीं किया तो इलेक्शंस का ऐलान नहीं किया, और अपने भाई के लिए जो लंदन में बैठा हुआ है उसके लिए कुछ नहीं किया। सो ये दो बंदे इस वक्त जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की इकॉनमी और पाकिस्तान की सियासत को यहाँ तक पहुँचाने में। और अभी जितने मर्जी पैकेजेस आ जाएं, हमने कर्ज लेके कर्ज भी अदा करने हैं और कर्ज लेके मजीद यहाँ पे लोगों को भी प्रोवाइड करना है। सो ये इतनी जल्दी हल होने वाला मसला नहीं है, एंड दीज आर द ऑफेंसेस जिनकी बेस पे लोगों को सज़ा होनी चाहिए कि उन्होंने ममलिकत को, पूरी हमारी स्टेट को, लोगों को कितने क्रिमिनल नेग्लिजेंस से नुकसान पहुंचाया है। ये सेडिशन और ट्रेटर होना, ये छोटी बातें हैं, ये असल सज़ा होनी चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नसीम सिद्दीकी साहब, सवाल तो मैं आपसे करूंगी, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, वार्न कर दूं मुजम्मिल साहब को, आपकी फुटबॉल वाली एग्जांपल पे जो है ना वो बड़ा प्रॉब्लम है, तो आपने फुटबॉल वाली एग्जांपल नहीं देनी है। अच्छा, इसहाक डार साहब को वापस लाकर, ये फैसला करके, रिश्तेदारी निभाकर और मईशत को इस हाल पर पहुंचाकर, लगता है कि बड़े मियाँ साहब को, छोटे मियाँ साहब को एहसास हो रहा होगा कि हमसे गलती हो गई है, कुछ गलत है जो हमने कर दिया। शाइस्ता उस्ताद क्लास में पूछता है एक शागिर्द को खड़ा करके कि सोमनाथ का मंदिर किसने तोड़ा, तो बच्चा फ़ौरन कहता मैंने नहीं तोड़ा, ये जो इमरान बैठा ना मुझे लगता है इसने तोड़ा है। तो बात ये है कि जिसने साइन किए थे मुआहदे, उसके दौर में तो सब मामला बड़े अच्छे चल रहे थे। डॉलर भी आप देखेंगे उस वक्त कितने पे था, उसके 185 के करीब था। पेट्रोल भी आपको सस्ता मिल रहा था, तमाम मामला सही चल रहे थे। शाइस्ता असल बात यह कि जब पॉलिसीज़ में तसलसल नहीं होगा तो इसी तरह के हालात होंगे। पाकिस्तान की मईशत कोई बड़ी आइडियल मईशत नहीं है कि जिसे आप कहें कि जी बड़ी आइडियल मईशत, इसको बड़े आराम से लेके आप चल पड़ेंगे। इमरान खान के दौर में कोविड भी आया, बड़े मुश्किल हालात थे, 3-4 उन्होंने वज़राए ख़ारजा अपना ख़जाना चेंज किए और थोड़ा थोड़ा पटरी के ऊपर आप चढ़ रहे थे। उसके बाद एडवेंचर होता है, उसके बाद मिफ्ता इस्माइल, बिल्कुल सही का नासिर बख्शुक्ताई ने कि मिफ्ता इस्माइल ने कोशिशें शुरू कर दी थी, क्योंकि जहां से वो सिलसिला टूटा था पीटीआई गवर्नमेंट का, वहीं से उन्होंने दोबारा मुआहदे करने शुरू कर दिए, चीज़ों को सही लेके चल रहे थे। लेकिन बीच में फिर डार साहब जो कि इलाज करवाने गए थे, आपको पता बड़े अरसे से उनका इलाज हो रहा था लंदन में, वो इलाज मुकम्मल कराए बगैर यहाँ पे वापस आ गए। तो आपको पता है कि अगर आप इलाज कराए बगैर वापस आ जाए तो फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो वजह ये है कि तमाम जो माशी मामला थे वो यही समझ रहे थे कि जैसे 5 साल पहले वो छोड़ के गए थे तो पाकिस्तान वहीं पर खड़ा है और मैं जाऊँगा और डॉलर को खींच के पीछे कर दूँगा। ये नहीं पता था कि बीच में कोविड आया है, पूरी दुनिया के हालात ख़राब हुए हैं, पाकिस्तान के जो IMF से मुआहदे हुए हैं वो किस किस्म के मुआहदे हैं। तो अगर आते साथ ही अपने केसेस ना ख़त्म कराए जाते, तवज्जो टोटल मईशत की तरफ होती तो बहुत बेहतर नहीं कर लेते। लेकिन
कुछ ना कुछ तो बेहतर कर लेते। तो बात फिर वहीं पे आ जाती है कि जब मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेकाम भी नहीं होगा। और वाकई लोगों ने डॉलर छुपा के रखे हुए, तो मुजम्मिल साहब का तकिया भी चेक करना पड़ेगा कि कितने डॉलर है उसके बीच में। तो जब तक ये सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे, तब तक ये अनसर्टिनिटी मार्केट में फैली रहेगी और अल्लाह ना करे इससे भी ज़्यादा मजीद हालात ख़राब होते नजर आएंगे। और डॉलर तो मुझे 300 पे जाता नजर आ रहा है। एनबीसी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं सियासी बात नहीं करना चाह रहा था, खालिस इकनॉमी की बात थी ये, लेकिन क्योंकि सियासत को ले आए आप लोग तो मजबूरन मुझे कहना पड़ रहा है कि नवाज शरीफ का दौर निकाल लें आप। नवाज शरीफ के दौर का जो रेट कार्ड है वो निकाल लें, पेट्रोल प्राइस निकाल लें, डॉलर की प्राइस निकाल लें, इंडेक्स निकाल लें, आप स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निकाल लें, क़ुव्वत ख़रीद निकाल लें, गुर्बत की शरह निकाल लें और कीमतों की बेरोज़गारी और कीमतों में जो सूरत हाल थी वो निकाल लें। उसका मुकाबला करें आप पीटीआई गवर्नमेंट से, इसका मुकाबला करें आप आज, तो आपको एक पूरी कंप्लीट डी जनरेशन नजर आती है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि जिसने मुआहदा किया वो बरी ज़िम्मा है। अगर दहशतगर्दी, सादी दहशतगर्दी के मुकदमे बनने हैं, नहीं है उसके दौर में हालात तो बेहतर थे। नसीम मुझे बेहतर थे जी, बात मुकम्मल कर लें। जी मुझे तक बिल्कुल नहीं करता, बता रहा हूँ मैं कि दहशतगर्दी के जो मुकदमे हैं मुख्तलिफ होते हैं। एक होता है गन से, एक होता है मईशत को से खिलवाड़ करना। मईशत से खिलवाड़ करने के मुकदमे बिल्कुल बनने चाहिए, टोटली आई एग्री। उन पे बनने चाहिए जिन्होंने IMF से गलत मुआहदे किए, उन पर दस्तखत किए, और उनसे बनने चाहिए जिन्होंने आके गलत पॉलिसी डिसीजन लिए। और IMF से जो एक ट्रैक पे चल रहा था, मजबूरी है आपकी कर्ज मांगना भाई, आपके पास कुछ नहीं है, आपके पास आटा तक तो है नहीं यार, और फैलते आप इतना है सीना पुल चौड़ा करके काय डैम केयर, तो उन पे बनने चाहिए। लेकिन आज की जो सूरत हाल है, जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से, वो कहते हैं कि आपके पास रास्ता सिर्फ यही था। अब आप आगे चल सकते हैं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, अपनी प्रोडक्शन को आप बढ़ा सकते हैं आहिस्ता आहिस्ता। अगर आप चलते रहे ट्रैक के ऊपर तो उस जगह पहुंच जाएंगे कि जहां आपके कर्जे कम होने लगे। आज स्टॉक जो बढ़ा है वो 1060 बढ़ा है, आज के आज इस वाक़े के बाद 1060 बढ़ा है, और कई दिन के बाद 40 पहुंचा है, एक दो हफ्ते के बाद 40 पहुंचा है। तो इसका मतलब है पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। ये तस्लीम पीटीआई ने भी किया है, आज पीटीआई ने भी किया है और लोगों ने भी किया है कि यही तरीका था एक वाहिद। तो अब एक वाहिद तरीका लेके हम अगर आगे बढ़ते हैं, इस पर बात करते हैं, तो पीछे पलट के जाने की हमें जरूरत नहीं है। अगर जाएंगे तो बहुत से दरवाजे खुलेंगे, और जाहिर है मेरे पास तो पूरी तफसील मौजूद है किसने क्या फन्ने खानी की है। ठीक है, आपका ना जाए, बेहतर ही है कि आगे की तरफ देखें, मुस्तकबिल की तरफ देखें। ठीक है, आपके ख्याल में आगे की तरफ देखने की जरूरत है और कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी सब में है ही। नसीम सिद्दीकी साहब भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। जी नसीम साहब। देखिए, मैं तो हमेशा नासिर बेग चुगताई साहब से हमने सीखा ही है, हम हमारे बड़े भी हैं और बड़ा उनका अदब करते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो पूछने का मकसद ये होता है कि देखिए, अगर नवाज शरीफ के ज़माने से मुआवजा करें, बिल्कुल वो ज़माना बेहतर था। उससे फिर पीछे चले जाए तो जरदारी का दौर बेहतर था, और उससे पीछे अगर मुशर्रफ के दौर में चले जाए तो फिर तो बहुत ही बेहतर था। तो इन्फ्लेशन तो दुनिया में बढ़ती है। मैं सिर्फ पूछना ये चाह रहा था कि इमरान खान साहब ने जब अपनी हुकूमत में मुआहदे किए थे IMF के साथ, तो क्या वजह थी कि इमरान खान, मेरा सवाल पूरा हो जाए, इजाजत हो जाए, तो अपना इमरान खान ने जब मुआहदे किए थे अपने दौर में, वो एहसास प्रोग्राम से पैसे दे रहे थे, टैक्स कलेक्शन बेहतर हो रही थी, हमारी हर चीज़ बेहतर थी। इन 8 महीनों में कुछ ज़्यादा बर्बादी नहीं होगी जो कि जाके 2-4 साल में होनी चाहिए थी। 8 महीने में इतनी बर्बादी हो गई कि जो तो इमरान खान की 4 साल में भी नहीं हुई थी। ठीक है, मैं यही तो कह रहा हूँ, और मैंने कहा क्या है कि इसाक डार के आने के बाद बर्बादी हुई है, कोई हमें हासिल नहीं हुआ। ठीक है, मैं यही कह रहा हूँ, मैं ये भी कह रहा हूँ कि IMF से एक गलत मुआहदा करके हमने अपनी बर्बादी का सामान पैदा किया। जरदारी साहब का जमाना अच्छा नहीं था, वेरी फ्रैंक। जरदारी साहब का जमाना बहुत बुरा था, स्टॉक भी नीचे था, बुरा हाल था, अदलिया इतनी एक्टिव थी कि वो लगता था अदलिया हुकूमत कर रही है जरदारी साहब के ऊपर। और तो बहुत बुरी सूरत हाल थी उनके ज़माने में, जो आके नवाज शरीफ ने ठीक की।
और उसके बाद जो आपके सामने, तो आने वाले वक्त की तरफ देखिए, अगर कुछ करना है वो ना बैठ के चूं लड़ाते रहिए, लड़ते रहिए, तंज करते रहे एक दूसरे के ऊपर, और कुछ नहीं होना। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आपके ख्याल में क्या इसाक डार को वजाहत करनी चाहिए इस सब पर, जो भी मुल्की मौशी सूरत हाल है इस वक्त, और क्या उन्हें माजरत करनी चाहिए? देखिए शाइस्ता, अभी वो माजरत भी कर लेंगे तो जो लोग जहाँ तक पहुँच गए हैं उनको तो कोई रिलीफ नहीं मिलेगा ना उनकी माजरत से, और उनको तो कोई जिसे कहते हैं कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी इस चीज़ से, जो असल में जिन लोगों को फ़ायदा हो रहा है या जिनको नुकसान हो रहा है। बात ये नहीं है। द थिंग इज़ कि हमारा फोकस ख़राब है। हम लोग उठा के लोगों को मुख्तलिफ उनके ऊपर ऑफेंसेस लगा के जेलों में डाल रहे हैं। ज़रूर डालें, जो मर्ज़ी करें, आपकी मर्ज़ी है, बट द थिंग इज़ कि ये जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस की है डार साहब ने जस्ट फॉर हिज ओन सेक, आप इस चीज़ को कंफर्म कर सकती हैं नून लीग सोर्सेज से। वो लोग इन द ओपन कभी नहीं बात करेंगे, लेकिन आप अगर उनसे प्राइवेटली पूछें, एवरीबडी नोज के डार साहब ने ब्लफ किया है। अपनी लीडरशिप को भी झूठ बोल के आए हैं कि वो IMF के बगैर मार्केट चला सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, और उन्होंने सिर्फ अपने पर्सनल यहाँ पे स्कोर सेटल किए हैं और वो आराम से एग्जिट लेके निकल जाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। He should be held accountable. He should be tried in the court because असल offenses ये हैं कि आपने पूरी मुल्क को और कौम को किस जहन्नुम में धकेल दिया है। सही। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून के पास या PDM के पास खजाने की कुंजी थमाने के लिए इसाक डार के अलावा कोई और ऑप्शन था या कोई और ऑप्शन है? ये ऑप्शंस तो बहुत हैं, पार्टी ऐसी तो बात नहीं है। मिफ्ता को वापस भी लाया जा सकता है, और भी लोग, एहसन इकबाल मौजूद हैं, नवीद कमर मौजूद हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फिनांस को समझते हैं। ये कोई PTI थोड़ी है जिसे बाहर से वज़ीर ख़जाना इंपोर्ट करने पड़ेंगे, और जिसकी अपनी पार्टी में कोई बंदा समझदार होगा ही नहीं, और उसे कभी जरदारी का वज़ीर ख़जाना लेना पड़ेगा, कभी किसी का लेना पड़ेगा, कभी इस्टेब्लिशमेंट से उधार मांगना पड़ेगा वज़ीर ख़जाना। तो उनकी अपनी पार्टी में अभी भी ऐसे लोग हैं, और मैं समझता हूँ एहसन इकबाल कैन बी अ गुड चॉइस इन इट। वो समझते भी हैं फिनांस को और इस सब को। लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो बात नासिर बेग चुगताई साहब ने कही कि हमें अपनी आलमी जो मुआहदे हैं उनकी पासदारी सीखनी होगी। अगर किसी पर अदम एतमाद आ जाए और वो पॉपुलैरिटी के गोल में आलमी मुआहदा तोड़ दे, तो वो भी उतना ही बड़ा जुर्म होना चाहिए जितना बड़ा जुर्म इसहाक डार साहब ने किया है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर कोई आदमी जाती दफ़ा जब उसका इक़्तिदार जा रहा था और वो एक इकनॉमिक लैंड माइन बिछा गया इंटरनेशनल मुआहदा तोड़कर, क्योंकि उसको पॉपुलैरिटी चाहिए थी, तो वो पॉपुलैरिटी उसने पाकिस्तान की कीमत पर हासिल की, और वो पाकिस्तान की कीमत पर हासिल की हुई पॉपुलैरिटी कोई फन नहीं है, वो मुल्क से गद्दारी ही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइनेंस को समझते हैं, जिनके नाम भी आपने मेंशन किए। जुनैरा कुछ ऐड करना चाह रही है। जुनैरा क्विकली कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक लेनी है। I just wanted to say कि I remember very well 184 पे या 180 पे जब इमरान खान के दौर में डॉलर पहुंचा था, तो मीडिया के पास कोई और टॉपिक ही नहीं था डिस्कस करने के लिए सिवाय इसके, और लगता था कि बस इमरान खान को चौक में फांसी दे देनी चाहिए। आज सारा मीडिया खामोश है, सिर्फ फाइनेंशियल टाइम्स और ब्लूमबर्ग और इस तरह के जो सही प्रॉपर जर्नलिज्म करने वाले सारे मैगजीन्स हैं उनको पढ़ें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी का पता चलता है। हमारे अखबारात भी झूठ बोल रहे हैं, मीडिया पे भी लोग झूठ बोल रहे हैं, तो उनको भी चाहिए कि मुल्क को प्रेफर करें, मुल्क को प्रेफर करें, अपनी सियासत को साइड पे रखें, मुल्क के बारे में बात करें। अभी अगर आपको कहना पड़ रहा है कि इन्होंने भी गलत किया है, तो मुल्क के लिए कह रहे हैं, निकल आए PTI और PMLN से बाहर। ठीक है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आपके ख्याल में पोलराइजेशन NBC, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, फिर इस पे बात कर लेंगे। नाज़रीन, ये सवाल जब हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि डॉलर की कीमत बेकाबू हो गई है और मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, तो क्या वजीर खजाना इसहाक डार की पॉलिसी नाकाम हो गई है? 82% लोगों का मानना यह था कि जी हाँ, ये पॉलिसी नाकाम हो गई है, लेकिन 18% लोग ऐसे हैं जिनका मानना यह कि ये पॉलिसी नाकाम नहीं हुई है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक।
आफ्टर द ब्रेक, इलेक्शन कमीशन की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आम इंतखाबात अप्रैल में कराने की तजवीज़ सामने आ गई है, जबकि दूसरी तरफ मुल्क में 7वीं मरदमशुमारी का अमल 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक नागुज़ीर हालात और वजूहात की बिना पर मरदमशुमारी को 1 माह के लिए मुलतवी कर दिया गया है। मरदमशुमारी के लिए 1 फरवरी से शुरू होने वाला फील्ड ऑपरेशन 1 मार्च से अब शुरू होगा। सवाल यह है कि क्या पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बर वक्त आम इंतखाबात होते नजर आ रहे हैं? एनबीसी, आखिर आपके ख्याल में ऐसा क्या हुआ होगा कि मरदमशुमारी 1 माह के लिए मौखर हो गई? समझ में नहीं आया मेरी बात, और मुझे बुरा भी लग रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो आप अपने वादों से भी हट रहे हैं, अपने कमिटमेंट से भी हट रहे हैं, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह है उससे भी आप एक तरफ होना चाह रहे हैं। ठीक है, आप गुंजाइश निकाल लेंगे, लेकिन वो बुरी गुंजाइश होगी, गलत होगा। अगर ये होता है तो आपकी मरदमशुमारी के नताइज फिर 30 अप्रैल तक आएंगे। मरदमशुमारी होगी, फिर उसके नताइज कंपाइल होंगे, फिर उसमें हल्काबंदियाँ होंगी, और हल्काबंदियों में मजीद 4 महीने लगेंगे आपको, तो फिर तो बहुत लंबे गए आप। और इसके लिए अच्छा, यहाँ फिर मैं कहूँ कि ये फैसले मरदमशुमारी के कब हुए थे ये भी तय करना पड़ेगा आपको। 1 महीने का ये टाइम क्यों ले रहे हैं ये भी तय करना पड़ेगा, और ये भी देखना पड़ेगा कि ये क्या वजह है कि आप मरदमशुमारी में मजबूर हुए। वजह कराची की है, वजह जनूबी पंजाब की है कि जहाँ की आबादी को आपने कम करके दिखाया। क्यों कम करके दिखाया? कौन जिम्मेदार था उसका? तो किसने उसको चेक किया था, किसने उसको सुपरवाइज किया था, वो भी देखना पड़ेगा आपको। आज मुलाकात जो हुई है फजल रहमान की और जरदारी साहब की और प्राइम मिनिस्टर की, वो बड़ी मानी खेज है, और उस मुलाकात पर नजरें रखें, देखें क्या निकलता है। मैं यकीनी तौर पर चाहूँगा कि इंतखाबात वक्त पर हों, 90 दिन में हो जाएं पंजाब में और केपी में। लेकिन अगर नहीं होते हैं तो मायूसी की बात होगी, और ये इख्तलाफी मसला बन जाएगा, कशीदगी बन जाएगी। और मुझे आज प्रेसिडेंट भी बड़े अजीब लगे। प्रेसिडेंट साहब ने कल 2 मुलाकातें की है खान साहब से, और आज वो कह रहे थे कि इमरान खान को अगर गिरफ्तार किया गया तो आग लग जाएगी। अब प्रेसिडेंट तो खुद आग लगाने के चक्कर में, तो ये तो समझ में नहीं आ रहा। तो अगर ये आग लगा रहे हैं और वो आग भड़का रहे हैं, तो इस मुल्क का होना क्या है? इस मुल्क का क्या होगा? अगर आपको देखें, इस मुल्क का बड़ा मसला सियासी नहीं है, इस मुल्क का बड़ा मसला मुआशी है। जब वो हल कर ले उसके बाद खूब लड़े आपस में आप, मुझे इतराज नहीं होगा। गालियां दें, कुछ 6-7 महीने के लिए सीज़फायर कर लें, इंतखाबात कराएं, जिसकी हुकूमत आती है उसको दें। ये आपकी आज, ये आप खुद बैठ जाइए। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि पहले मिल बैठकर मईशत संभाल लें और उसके बाद फिर अपनी अपनी सियासत करते रहें, और जिससे लड़ना झगड़ना है वो जरूर करता रहे। आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, मलिक अहमद खान रहनुमा मुस्लिम लीग नून की जानिब से ये बयान सामने आया कि आइन में ये लिखा हुआ है कि 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं होते तो फिर क्या करना है। क्या हुकूमत की नीयत पे शक किया जा सकता है? नहीं, शक नहीं, आप यकीन रखें कि इनकी नीयत ख़राब है क्योंकि ये किस किस्म का बयान है कि ठीक है आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन तक आप कराएं, लेकिन अगर ना कराएं तो फिर क्या होगा। मतलब मजाक बना लिया ना कि अगर आगे लिख देते कि आपको फिर हम उल्टा टांग देंगे तो फिर तो ये करा देते, लेकिन क्योंकि ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर आप समझ जाए, मतलब आप समझ ही गई होंगी। मसला ये है कि जैसे ही असेंबलीज डिज़ोल्व हुई थी पंजाब की और केपी की, उसके फ़ौरन बाद ही ये ट्रिक सामने आ गया था कि वो जिस तरह इकोनॉमिक लैंड माइंस का जिक्र होता है ना, इमरान खान बहुत ज़्यादा लैंड माइंस बिछा के गए थे, उसी तरह ये बात हुई थी कि परवेज़ इलाही बहुत सारी लैंड माइंस बिछा गए हैं। वो कैसे भाई, उन्होंने इतने जो है वो अजला नए बना दिए हैं, तो वहाँ भी हल्का बंदियाँ करनी पड़ेंगी, और फिर हमने डिजिटल सेंसस कराना है, उसके लिए अभी टीचर्स की ट्रेनिंग चल रही है, इसको भी छोड़ दें। गो बैक टू अप्रैल जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो रहा था, और उस वक्त जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो इलेक्शन कमीशन कहते हैं हम नहीं करा सकते, 7 months तक वी आर नॉट रेडी टू होल्ड एनी इलेक्शंस। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं करा सकता तो फिर क्या करा सकता है? या तो इस इंस्टीट्यूशन को किसी और के हवाले करें, क्योंकि उसमें जो लोग बैठे हुए हैं उनसे तो उनका काम नहीं हो रहा। उनका काम यही है ना, मैंने पहले भी एक दफ़ा प्रोग्राम में कहा था कि आप नाई को गए कि बाल काट दिए और वो गए मुझे बाल नहीं काटने आते, आप मुझसे कुछ और करा लें। ये इस किस्म की हिलेरियस बातें हो रही हैं पाकिस्तान में। सो बेसिकली बात, आई गो बैक टू द प्रीवियस सेगमेंट जिसमें मैंने ये कहा था कि क्योंकि डार साहब ने, आप नाई बना रही हैं,
नहीं, मैंने तो मिसाल दी है। अब पकड़ना होगा तो वो इस पे भी पकड़ लेंगे, वो तो आप छोड़ देना। मतलब अगर पकड़े जाना है तो पकड़े जाना है। तो अब नाइट हो तो आप क्या करेंगे? पेशा बुरा नहीं है, पेशा बुरा नहीं है, बट द थिंग इज कि वो अपना काम ठीक करे ना। अगर आपने इलेक्शंस ही नहीं कराने, आपने हर वक्त बहाने बनाते रहने हैं, तो फिर क्या फायदा है? तो इसलिए अब अगर मैक्सिमम कोशिश ये है कि अब फाइनली डार साहब जा रहे हैं IMF के पास, सरेंडर करने जा रहे हैं, तो शायद कुछ बेहतरी आ जाए। वो नहीं आएगी, हाइपर इन्फ्लेशन आने वाली है, लोगों के हालात और ख़राब होंगे, क्योंकि आपको पता है कि क्या वजह है इसके पीछे सारी। तो इसलिए जितना डिले करेंगे, और अगर उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रीजन ढूंढेंगे तो रीजंस तो बहुत मिल जाएंगे आईनी और कानूनी माहिरीन को, लेकिन किसी हद तक मेरे ख्याल है कानून की पासदारी कर लें जो थोड़ी बहुत रह गई है। ठीक, मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, लग रहा है कि अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे? देखें, नाई की बड़ी मिसाल दी पहले भी। अगर नाई को उस्तरा और कैंची ना दी जाए तो वो हाथों से तो बाल नहीं काट सकता, चाहे उसे काटने भी आते हों। और अगर आप मुल्क में उस्तरा और कैंचियाँ और कंघियाँ ख़त्म कर दें और नाई को कहें आपने बाल काटने हैं, तो वो कैसे काटेगा? सेम इज़ द केस, जो इलेक्शन के टूल्स हैं वो इलेक्शन कमीशन को फराहम करना रियासत की ज़िम्मेदारी है। अगर आप इलेक्शन के वो टूल्स इलेक्शन कमीशन को नहीं देंगे और कहेंगे इलेक्शन करा लो, तो वो कहाँ से इलेक्शन कराएगा? तो लोग ये बात भूल जाते हैं। उनका ख्याल है कि वो हाथों से भी जिस तरह नाई बाल काट लेगा ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे वो बगैर टूल्स के इलेक्शन करा देगा। 2017 में पाकिस्तान में सेंसस हुए कि बंदर के और वो सेंसस किसी को भी काबिल कबूल नहीं। अच्छा, 2017 में सेंसस हुए, वो किसी को भी। मुजम्मिल साहब, लग रहा है इंतखाबात बात तो पूरी कर लेने। जी, मैं ये आपसे पूछ रही हूँ मुजम्मिल साहब। मैं आपको बताता हूँ ना, 2017 में पाकिस्तान में सेंसस हुए जो किसी को भी काबिल कबूल नहीं थे। नतीजतन 2018 में इंतखाबात होने थे, लिहाजा ये कानून साजी हुई कि वन टाइम के लिए इन सेंसस को माना जाएगा और अगले इंतखाबात नए सेंसस पे होंगे। 2018 में नई हुकूमत आ गई, उसे 2019 में, 2020 में, 2021 में सेंसस कराने चाहिए थे। आफ्टर ऑल उसको, उस हुकूमत को पता था कि हमने 2023 में इंतखाबात में जाना है, लेकिन उस हुकूमत ने 2022 अप्रैल तक कोई सेंसस नहीं कराए मुल्क में, उसकी कोई डेट नहीं दी। अब जब इलेक्शन कमीशन को पूछा सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा टूल्स मौजूद नहीं है। मरदमशुमारी अगर मुलतवी हो जाती है या ताखीर का शिकार होती है, तो जो 2 सूबे हैं जहां पर इंतखाबात होने हैं वो मुतासिर होंगे? जी, बिल्कुल मुतासिर होंगे। आप ये देखिए कि जो इन्होंने कराची में मरदमशुमारी की है, उसका क्या नतीजा निकला है। जब आप काउंटिंग ही सही तरह नहीं कर सकते, यानी कि कोई भी डिपार्टमेंट अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा, और वो जो आपने अहमद अली खान साहब वाली बात की थी, उसमें आप ये देखें कि ये हुकूमत जो है वो अपनी चालाकी दिखा रही है, क्योंकि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात आई थी तो वहां पे भी एक क्लियर कट उन्होंने टाइम लिमिट दी हुई थी कि इतने अरसे में आपने बहस करानी है और इतने दिन बाद आपने वोटिंग करवानी है। और उसी के ऊपर जब डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप जाएं और आपको वोटिंग हर सूरत में करानी है। तो 90 दिन का मतलब है कि आपको 90 दिन में इलेक्शन कराना है, उसके अलावा उसका कोई हल नहीं है कि नहीं कराएंगे तो क्या कराएंगे, आपको कराने पड़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ी आईनी और कानूनी जो है वो जंग छिड़ जाएगी। और ये मुझे समझ नहीं आती PDM फरार क्यों हो रही है, इलेक्शन से फरार हो रही है। इमरान खान अगर असेंबली में अपनी गलती मान के वापस आना चाह रहा था, वहां मुकाबला करना चाह रहे, तो ये क्या पूरे पाकिस्तान पे कब्जा ग्रुप बन के बैठना चाह रहे हैं? ठीक है, आपका पॉइंट आगे। नाज़रीन, छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मरदमशुमारी के हवाले से, आम इंतखाबात के हवाले से। जुनैरा, क्या लगता है अप्रैल में 2 सूबों में आम इंतखाबात मुमकिन नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जिस तरह की रीजनिंग पेश की जा रही है और जिस तरह की ग्राउंड बनाई जा रही है, उससे मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। सही। मुजम्मिल साहब, आपको लगता है कि अप्रैल में 2 सूबों में आम इंतखाबात मुमकिन हो पाएंगे? मुझे तो अभी 50% से ज़्यादा चांस इंतखाब होने का ही लगता है, क्योंकि जो भी होगा मेरे ख्याल में आइन के अंदर रह के होना चाहिए और 2 सूबों में इंतखाब कराना पड़ेगा। अगर ये अदालतों में भी जाएंगे तो मुझे रिलीफ मिलता नज़र नहीं आता, लिहाजा मुझे लगता है इंतखाब करवाना पड़ेगा और इंतखाबात हो जाएंगे।
ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। नाज़रीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। पहलाने के बाद